लेकिन अब इन चारों हिस्सों को अलग अलग जानने के बाद बड़ी तस्वीर क्या कहती है इस हफ्ते की, कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते के हिसाब से दशा और दिशा क्या तय होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस बड़ी तस्वीर पर भी जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर आंकड़ों के लिहाज से इस एक हफ्ते में क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता, यानी कि यूपी में किसे कितने वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है 403 विधानसभा सीटों की। ये बड़ी पिक्चर इस हफ्ते की। 33% वोट शेयर एसपी प्लस को यहां पर दिखाई दे रहा है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी प्लस। बीएसपी 13% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है और देखिए कांग्रेस चौथे स्थान पर ही है 8% वोट शेयर के साथ, और इसके साथ ही 5% वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी पिक्चर ये है रोमाना, लेकिन इस बड़ी पिक्चर को पिछले बड़ी पिक्चर से आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे, क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल वो आंकड़ा दिखाएंगे दर्शकों को, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते क्या कुछ उलटफेर हुआ है, कितना उलटफेर हुआ है। फिलहाल जल्दी से आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है इस हफ्ते की, पिछले हफ्ते के मुकाबले तस्वीर में कितना बदलाव हुआ है। यूपी में किसे कितने वोट, कुल सीट उत्तर प्रदेश में कितनी आप जानते हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। और ऐसे में ये देखिए यूपी में किसे कितने वोट, ये आप देख रहे हैं 3 हफ्तों का पूरा लेखा जोखा है। 40% से 20 नवंबर को ये शुरुआत हमने की थी साप्ताहिक सर्वे दिखाने की, और 20 नवंबर को 40% बीजेपी का वोट शेयर था, जो पिछले हफ्ते 27 नवंबर को भी 40% रहा। लेकिन इस हफ्ते मतलब 4 दिसंबर इसमें 1% की बढ़ोतरी 41% पर पहुंच गया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन जो है पिछले हफ्ते 32%, इस पिछले हफ्ते की बात मैं आपको बता रही हूं, 32% पिछले 2 हफ्ते था और इस हफ्ते इसमें 1% की बढ़ोतरी होकर यह 33%। और ढलान देखिए आप कैसे बीएसपी के वोट शेयर में दिख रही है, हफ्ते दर हफ्ते बीएसपी का वोट शेयर घटता हुआ। कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर जो सामने आ रही है। शांतनु गुप्ता, क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखकर? देखिए रोमाना, अब मेरे ख्याल से चुनाव हम दिसंबर में हैं, चुनाव 1.5-2 महीने बाद हैं, तो अब मेरे ख्याल से जो ये नंबर है इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने अपना कैंपेन अभी शुरू भी नहीं करा ढंग से। अभी केवल प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गए थे उनका केवल अनावरण करा है, वही एक तरह से, और वो अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक, बूथ की बैठक कर रहे हैं। जबकि अखिलेश ने अपने सारे कार्ड ऑलमोस्ट खोल दिए हैं। वो किससे गठबंधन करेंगे, उन्होंने रैलियां कर दी हैं बहुत सारी, वो सड़क पर आ चुके हैं, तो उनका ये पीक है और ये उनके पास परफॉर्मेंस भी है। जब 2012 में उन्होंने सरकार बनाई तो 29.5 पे 30 पे बनाई, तो अपने पीक से उन्होंने राजभर का 1%, जयंत का 1% ऐड करके वो 30-32 पे दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से उसकी पीक है। और किसी भी त्रिकोणीय और यहाँ के चतुर्कोणीय इलेक्शन में अगर आपका 6%, 5% का भी इलेक्शन अगर गैप है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें भाजपा बहुत आगे। और कहीं कहीं तो कुछ रीजन में 8% या अवध में तो 12% का डिफरेंस दिख रहा है। तो भाटी साहब, मतलब खदेड़ा हो बेखाब रह जाएगा। देखिए, दो चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में आप किसी से भी बात करें, हर न्यूज की रिपोर्ट और आपके सर्वे की भी, यह है कि चुनाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दूसरी बात, अभी जो कह रहे हैं कि 29% पर पिछली बार सरकार बना ली थी समाजवादी पार्टी ने, तो अब तो हम 33 पे पहुँच रहे हैं, उससे ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तीसरी बात, सर 2014 के बाद तो समीकरण बदल गए ना, अब तो 40% से कम पर सरकार बना नहीं सकते हैं आप। 29% तो पुरानी बात हो गई, बहुत पानी बह चुका तब से गंगा में। तीसरी बात रोमाना जी, जो ये सर्वे होते हैं ये महानगरों तक सीमित होते हैं। हमारा वोटर दूर के एरिया में, गाँवों में, गरीबों में, पिछड़े, दलित, ये लोग मुखर नहीं होते, ये अपनी बात कह नहीं पाते, ये सर्वे वाले उन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये 11,000 का कुल आपका सैंपल है, 11,000 लोगों से पूछा गया है। 11,000 तो एक विधानसभा में हमारी पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, तो ये सर्वे भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं बैठते। इसी कारण मैं आपके सर्वे पर हमेशा इसी तरीके की बातें कहने के लिए सुनाई देती है हमें। सी वोटर से हमारे साथ खालिद साहब भी हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ पंकज झा भी हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन पहले झांसी लेकर चलते हैं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, इस फाइनल आंकड़े पर झांसी के लोग क्या कह रहे हैं? झांसी के लोगों से ही पूछते हैं कि बीजेपी को बढ़त हासिल हो रही है। आप कुछ कविता कह रहे थे, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, मौजूदा सरकार के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा कि जो देश की बेहतरी खा गया और सब्जी की टोकरी खा गया, जिन नौजवानों ने उन्हें जिताया था वो उन्हीं की नौकरी खा गया, तो वो आज कुछ भी करने लायक नहीं बचे हैं नौजवानों के लिए। सिर्फ पकोड़े तलने कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नौकरी नहीं खाई है ना। आज की डेट में सबसे बेस्ट सरकार मोदी सरकार, ठीक है।
ऐसा कहीं कोई नहीं है। चाहते हैं जो 16 से ज्यादा परीक्षाएं निरस्त हुई है, टीईटी की परीक्षा निरस्त हुई है, लगभग 20 लाख छात्रों का रोना आपसे देखा नहीं गया? आपने नहीं देखा जनता 20 क्या लाख छात्रों का? हाँ, किसानों के कर्ज में डूबा हुआ है, बुंदेलखंड का खाद से हमारे ललितपुर में मौतें हो रही हैं, तो ये किसान विरोधी सरकार हटनी चाहिए। मैं एक सीधी बात पूछ रहा हूँ, अगर जब सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो आप ये बताइए ए के शर्मा को उत्तर प्रदेश क्यों भेजा? क्या मोदी जी इस बात में श्योर हैं कि उनका एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री उपयू को नहीं बचा सकते? सवाल है आपका, मुद्दा है आपका। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई हुई है। अगर आप मेडिकल में चले जाएं तो एक महीने से मरीज पड़े हुए हैं। एसएफएस शिक्षकों के लिए जो महाविद्यालयों में जितने भी एसएफएस शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके नियमितीकरण के लिए सरकार क्या मुद्दा? चलिए जल्दी से इस फाइनल डेटा पर रिएक्शन के लिए दर्शकों को अब अयोध्या लेकर चलेंगे। अयोध्या से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से इस फाइनल आंकड़े पर अयोध्या के लोगों की राय क्या है? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले युवा वर्ग से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार गेन कर रही है उत्तर प्रदेश में, काफी अच्छी सीटें उसकी आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का मिजाज हमेशा से योगी आदित्यनाथ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहा है, खासतौर से युवा वर्ग। मैं तो कहूँगा हर वर्ग के लोग योगी आदित्यनाथ के काम को सराहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सराहते हैं। जहाँ हम सरयू नदी के आज तट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरा गोबर फैला रहता था, कोई परिवार आके बैठ नहीं सकता था। आज यहाँ पे ये वातावरण है कि लोग परिवार के साथ शाम को आते हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो अयोध्या से बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्हें भी ये जो स्थल है इतना बढ़िया लग रहा है। इतना अयोध्या के लोग ही नहीं, अयोध्या से जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं अयोध्या के विकास से। जीत रही सरकार? हमारी आवाज़ आप पहुंचा पाएंगे, दिखा पाएंगे देश को? अयोध्या के लोग अंदर से इतने नाराज हैं, और इस सरकार के कार्य से नहीं, इनकी सरकार आप देख लीजिएगा। हम आपको सरयू तट पे कह रहे हैं, अगर कोई गेम न हुआ ना तो जमानतें नहीं बचेंगी। जो काम इन्होंने किया, लोगों को दौड़ा के मरवाया गया है ना। अपनी सरकार में हमने वोट दिया था इनको, हम लोगों ने जितवाया था। हम अपनी सरकार में जेल में रह के आए हैं, लाठियां अपनी सरकार में खाई हैं। हम गेम होने जा रहा, गेम होगा, क्या गेम होगा? नहीं, ये संतोष जी जो बोल रहे हैं, दर्द है कहीं पे। इन्होंने गोलियां खाई हैं सीने पर, और जिसके सीने पे गोलियां खाई जाएं और जिस पार्टी के लिए में ये जी जान लगाए हों और उसी पर लाठी बरसाई जाए तो दर्द होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हामी भर रहे हैं तमाम विपक्ष के दो, जैसे सपा के लोग कह रहे हैं कि मैं जो हूँ भाजपा उखाड़ बहा दूंगा। अगर ये सही अपने माँ बाप के होंगे जी, एक कृष्ण को बाप मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, एक मत बनवा में से राय दीजिए अपनी, क्या कहें? जी, जो भी माननीय योगी जी ने किया है अभी तक बहुत ही अच्छा किया है। ठीक है, ये अयोध्या के मन की बात हो गई। हम सीधे जरा जल्दी से रुक करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, बड़ा आंकड़ा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जमीन बीजेपी गठबंधन के लिए उपजाऊ है। नहीं रोमाना, देखिए, आप पूरे चुनाव पर परिदृश्य पर नज़र डालिए तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये मल्टीपोलर के बीच में बाईपोलर चुनाव हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, बसपा और सपा और कांग्रेस, इन दोनों के वोट घटेंगे, कम होंगे, और किस में जाएंगे ये तय करेगा कि और ये गैप बढ़ेगा या कम होगा सपा और भाजपा के बीच में। अभी जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बसपा से जो 2% निकला, 1% सपा को चला गया, 1% भाजपा को चला गया। असली लड़ाई जो है इन दोनों पार्टियों की या गठबंधनों की कहें, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये बात सही है कि चुनाव ठीक से शुरू नहीं हुआ है जी। भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह का संगठन है, जिस तरह की चुनावी मशीनरी है, जैसे कैंपेनर्स हैं, वो एक एडवांटेज बीजेपी को देता है। अब उस एडवांटेज की वजह से अभी जो आप 40-41 दिखा रही हैं उसमें इजाफा होता है, वहीं पर रुक जाते हैं। फिर अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये है कि वो अपना वोट शेयर और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये लड़ाई, ये बात सही है कि अब ये 30% की नहीं रह गई है। अब बीजेपी ने वो बार बढ़ा दिया है और लोकसभा में तो 49% तक ले गए। तो क्या समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इन 2 महीनों में कुछ कर सकती है? महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मुश्किल काम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन पंकज झा का, उसके बाद खालिद अख्तर भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी आइए। स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि
ये जो कह रहे हैं प्रदीप जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अखिलेश यादव को जो दावा है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है वो तभी होगा, अभी राजकुमार भाटी एक बात करते हैं उसे थोड़ा ऐड कर दूंगा कि ये जो अभी गणित दिख रहा है ना कि 40% 41%, ये हो सकता है अगर अखिलेश यादव ने कोई लहर बना दी एंटी इनकम्बेंसी, तो ये 40 से 41 अगर नीचे गिरा है, 35-37 आ जाए, अखिलेश यादव का बढ़ जाए तो चमत्कार हो सकता है। लोकतंत्र में चमत्कार होते रहे। बीजेपी ने ये चमत्कार लगातार 3 बार किया है यूपी में कि जो 29-30% पर सरकार बनती थी वो 40% तक ले गए, लोकसभा चुनाव में 49% ले गए। लेकिन अभी जो हमारे पास सर्वे, ये जो सरकार बनाने के लिए वोट परसेंटेज की बात हो रही है, मुझे लगता है खालिद अख्तर का यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेना चाहिए। खालिद साहब, लेकिन अगर ये मामला आर पार की लड़ाई का होगा जिस तरीके की से अभी नजर आ रहा है आंकड़ों में, तो फिर क्या 29% जो जिक्र यहाँ पर हमारे मेहमान कर रहे थे वो एक बेंचमार्क हो सकता है या नहीं? उसके लिए फिर गेम 40% से ऊपर का ही होगा। खालिद अख्तर जी। रोमाना जी, जो अभी तक का जो ट्रैकर से हमारे इस इलेक्शंस के बारे में जो लग रहा है वो ये है कि सरकार जो 40% के आसपास रहेगा वही बनाएगा। और जो लगातार इस ट्रैकर में हमें दिख रहा है कि बीजेपी लोकसभा में भी और इन हमारे सर्वेज में भी लगातार 40% के आसपास वो बनी हुई है। बिल्कुल, और उसमें इस हफ्ते और बढ़ोतरी हो गई है। मुझे लगता है जल्दी से भाटी साहब को आना चाहिए। भाटी साहब, और जो बात यहाँ पर शांतनु गुप्ता कह रहे थे, प्रदीप जी कह रहे थे कि साहब बीजेपी ने तो अभी अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं है ना, आपने तो अपनी सारी ताकत दिखा दी है, गठबंधन भी हो गया है, रैलियां भी हो रही हैं। शांतनु जी मेरे साथ एक डिबेट में 2 दिन पहले ही ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो घर से निकले ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है, हर समय प्रचार में रहती है। अब शांतनु जी तय कर लें कौन सी बात सही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ रोमाना जी, अगर उत्तर प्रदेश की नब्ज आपको देखनी है, उत्तर प्रदेश का मिजाज भांपना है, तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखिए और अखिलेश यादव की रैलियां देखिए। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में तमाम सरकारी मशीनरी लगाई जाती है, सरकारी बसें लगाई जाती हैं, पटवारियों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, राशन डीलरों की ड्यूटी जो है बसें भरने में लगाई जाती है, और फिर भी आधी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। और अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं, अगर एकदम भी तुरंत भी जा रहे हैं बिना पहली घोषणा के भी, तो इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग इतने दुखी हैं। मैं केवल 10 सेकंड लेना चाहूंगा। आज की ही 3 खबरें हैं। जो पर्चा लीक हुआ यूपी टेट का, उस जिस प्रेस में छपवाया गया था, वहां जब पत्रकार पहुंचे तो वहां पर बियर का गोदाम था, वहां पर प्रेस नहीं थी। ये बाबा का राज है। एक और खबर, लखनऊ का एक वीडियो चल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सब इंस्पेक्टर को पीट रहे हैं पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। एक बिजनौर की खबर आज के अखबारों में आप देखिए, एक सड़क का उद्घाटन करने वहां सुची चौधरी जो इनकी लोकल विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो नई बनी सड़क का उद्घाटन करने गई, उन्होंने जैसे ही नारियल फोड़ने के लिए पटका सड़क में, सड़क टूट गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।